और खबरों की शुरुआत करेंगे इस वक्त की सबसे अहम खबर के साथ। बडगाम के वतरेल इलाके में एनकाउंटर जारी है। ये एनकाउंटर रात सिक्योरिटी फोर्सेस और मिलिटेंटों के दरमियान शुरू हुआ। इस एनकाउंटर में लतीफ राथर समेत लश्कर के 3 मिलिटेंट फंसे हैं। बताया जा रहा है कि इलाके में मिलिटेंटों के छिपे होने की मुसद्दक़ा इत्तला के बाद सिक्योरिटी फोर्सेस ने इलाके का मुहासरा किया। इस दौरान इलाके में छिपे मिलिटेंटों ने फोर्सेस पर फायरिंग की और एनकाउंटर शुरू हुआ। वाज़ेह रहे कि ये मिलिटेंट एक रिहायशी मकान में छिपे थे। सिक्योरिटी फोर्सेस ने पहले आम शहरियों को घर से निकाला। आपको ये भी बता दें कि इस एनकाउंटर में लतीफ राथर नामी मिलिटेंट भी मौजूद है, जो कि अमरीन भट्ट और राहुल भट्ट की हलाकत में मुलविस था। हम अभी जो वतरेल इलाके में है, जहाँ पे सिक्योरिटी फोर्सेज और मिलिटेंट के दरमियान एनकाउंटर है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं, गोलियों की आवाज़ें सुन सकते हैं। ये एनकाउंटर मैं आपको दिखाऊँ, ये जो सामने आप झाड़ियाँ देख रहे हैं वहाँ पे ये जारी है। रात के दौरान ये एनकाउंटर शुरू हुआ था। इस एनकाउंटर में जो लतीफ़ नामी लश्कर का जो मिलिटेंट है वो छुपा है, उसके साथ और 2 मिलिटेंट है। फिलहाल सिक्योरिटी फोर्सेज ने इस पूरे इलाके को मुहासरे में लिया है। यहाँ पे अभी जो एनकाउंटर है, आपने क्रॉस फायरिंग भी की, वो अभी लगातार जारी है। पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन है। पूरे इलाके को जो सिक्योरिटी फोर्सेस है उन्होंने सील किया है। मज़ीद तफसीलात का इंतजार है। न्यूज़ 18 के लिए बडगाम से मैं आबिद हुसैन। नाज़रीन, सीधे रुख करेंगे हमारे साथी आबिद हुसैन का। आबिद, इस वक्त की आपसे तफसीलात चाहेंगे, अभी इस एनकाउंटर के ताल्लुक से क्या कुछ इत्तलात हैं? जी ना, बिल्कुल, अभी एनकाउंटर जारी है। जैसे कि आपने अभी विजुअल्स में भी देखा, क्रॉस फायरिंग अभी हो रही है। यहाँ पे जो फौज की मजीद टुकड़ियां तलब की गई है। पूरे इलाके में सिक्योरिटी फोर्सेस है, चप्पे चप्पे पे यहाँ पे सिक्योरिटी फोर्सेस है। रास्ते बंद किए गए हैं। हालांकि लगातार जहाँ पे ये एनकाउंटर चल रहा है, ये वो एक रहायशी मकान है। हालांकि सुबह जो फौज की डोजर आए हैं, उन्होंने पहले रास्ता बनाया है। अब वो एनकाउंटर साइट के बिल्कुल करीब पहुंचे हैं, तो वहां से अब फायरिंग हो रही है। लगातार जो गोलियों का तबादला है वो जारी है ना। ये अगर हम कहेंगे तो लतीफ राथर नामी मिलिटेंट है, ये काफी वक्त से यहाँ पे सरगर्म है। हालांकि सिक्योरिटी फोर्सेस ने काफी इस पर खोज की है और आज यहाँ पर इसे ट्रेस किया गया है। यहाँ पर ये फंसा है। फिलहाल जो ये रिहायशी मकान है वहाँ पे ये फंसा है और जो उस मकान के मालिकान है उनको पहले निकाला गया था। उसके बाद जो ऑपरेशन है वो शुरू हुआ था। जी है ना। आबिद, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, सुबह भी हमने आपसे ये जानकारी अपने नाजरीन तक पहुंचाई थी, जो कि आप बता रहे हैं एक रिहायशी मकान में ये मिलिटेंट जो है छुपे हुए हैं, तो काफ़ी चैलेंज भरा है ये सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए। तो इलाके के ताल्लुक से एक बार फिर से अपने नाजरीन तक जानकारी आपके जरिए फराहम करना चाहेंगे आबिद? जी है ना, बिल्कुल। मैं जैसे कि आपने तस्वीरों में भी देखा, ये घनी झाड़ियाँ है। थोड़ा सा वहाँ पे पहाड़ जैसा है, तो वहाँ पे झाड़ियाँ, काफी सारे दरख्त वहाँ है। तो ऐसे में कुछ हद तक चैलेंज भी है सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए, क्योंकि जब पेड़ सामने आते हैं तो उनके लिए टारगेट पर निशाना साधना वो काफी मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे में वो अभी एनकाउंटर फिलहाल जारी है। हालांकि फौज के यहाँ पे जो आला ओहदेदार है वो भी आए हैं। ये ऑपरेशन फिलहाल जारी है। हालांकि है ना, मैं आपको ये भी बता दूं, जिस इलाके में ये एनकाउंटर चल रहा है काफी बड़ा इलाका है। लगभग 4000 जो कुंभों पे ये मुश्तमिल है। ये इलाका काफी बड़ा इलाका है बडगाम का। बडगाम से तकरीबन 10 किलोमीटर की ये दूरी पर ये इलाका मौजूद है। जी आबिद, तो लगातार इस बेहद अहम खबर पर नजर बनी हुई है। आपसे लगातार हम तफसीलात लेते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम तर जानकारी के लिए। और नाज़रीन, जम्मू कश्मीर से एक और बड़ी खबर आपको दे दें। पुलवामा से है ये बड़ी खबर। पुलवामा में सर्कुलर रोड पर एक आईईडी पाया गया है। 25 से 30 किलो वजनी आईईडी पाया गया है। सिक्योरिटी फोर्स ने एक बड़े सानहे को टाल दिया है। एडीजीपी कश्मीर विजय कुमार का इस पर बयान भी सामने आया है। तो जम्मू कश्मीर से ही बड़ी खबर पुलवामा से है, जहां सर्कुलर रोड पर एक आईईडी पाया गया। इसका वजन 25 से 30 किलो बताया गया है। सिक्योरिटी फोर्सेस ने इस तरह एक बड़े सानहे को टाल दिया। एडीजीपी कश्मीर विजय कुमार का बयान सामने आया है। सीधे रुख करेंगे पुलवामा से हमारे साथी बिलाल खान का। बिलाल, इस मामले पर तफसीलात चाहेंगे? देखिए ना, यौम आज़ादी की तकरीब से पहले ये जो मुमकिन मिलिटेंट ये टाल दिया है सिक्योरिटी फोर्सेस ने, और बड़ी कामयाबी मानी जाती है सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए। इस वक्त जो हर घर तिरंगा जो एक मुहिम चली है
तो उस के सिलसिले में आज यहाँ पुलवामा में भी एक बहुत बड़ी तकरीब होने वाली है, काफी यूथ जो है पार्टिसिपेट करने वाले हैं। तो उससे कबल है जो ये हादसा टाला गया है, तो कामयाबी मानी जा रही है। ये सर्कुलर रोड जो है काफी अहम शाहरा है, पुलवामा, श्रीनगर और को मिलाने वाला काफी अहम शाहरा। तो इसी शाहरा पर ये एक साइड में रखी गई थी आईडी, तो जो कबल वक्त जिसे सिक्योरिटी फोर्सेस ने नाकाम बना दिया और बड़े मुमकिन जो मिलिटेंट हमले को यहाँ सिक्योरिटी फोर्सेस ने। बिलाल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम तर जानकारी के लिए। उत्तर प्रदेश एटीएस ने आजमगढ़ से एक मुश्तबा दहशतगर्द को गिरफ्तार किया है। एटीएस का दावा है कि वो यौम आज़ादी के मौके पर तखरीबी सरगर्मियां अंजाम देने की मंसूबाबंदी कर रहा था। इंतजामिया की जानिब से जारी करदा बयान में कहा गया कि सबाउद्दीन आजमी सोशल मीडिया से प्लेटफॉर्म से ISIS की इशाअत करता था और लोगों को रागिब किया करता था। सबाउद्दीन के खिलाफ लखनऊ में मुख्तलिफ दफात के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। ये क्या सच है उसमें, क्योंकि कभी वो इधर उधर जाता भी नहीं था, उसका कुछ कैरेक्टर भी ऐसा नहीं लग रहा था ऐसा कुछ कर जाएगा। अभी ये बोल रहे हैं कि ISI से कनेक्शन दे रहे हैं, ये तो हमारे समझ से बाहर है। अच्छा, यूपी एटीएस यहाँ पर आई तो आपको कुछ सूचना थी? नहीं सूचना थी। हाँ, तो आई यहाँ पर क्या हुआ? पहले आई यहाँ पे एक पुलिस का आदमी आया, घर के परिवार का नाम पूछने लगा। हम लोग बताया, पूछे कि किस लिए पूछ रहे हो, तो बोला कि ये मुहर्रम का त्यौहार है ना, इसी में अभी किसी को मेंबर बनाना है, तो आपका भाई सबाउद्दीन सभासद का इलेक्शन लड़ रहा है, तो उसको बुलाइए, उसको बना देंगे, उसको जिम्मेदारी दे देंगे, इधर की कुछ रिपोर्ट रहेगी तो देगा। तो वो आया, घर में था वो गया तो पुलिस वाला नाम पूछ रहा था। फिर उसके बाद घर में इधर उधर ढूंढ रहे हैं। मैं बोला ढूंढ क्या रहा, बताओ तो क्या जुर्म है, क्या क्यों इसको पकड़े हो, क्या तलाश कर रहे हो? तो बोले कुछ नहीं, वो बस मोबाइल ढूंढ रहे हैं, वो इसका कोई दोस्त है, वो किसी लड़की से बात करता है, तो इसका कनेक्ट जैसे ये और दोनों दोस्त हैं, मोबाइल से बात होती है, तो वो तो नहीं मिल रहा है। इसके लिए इसके पास आए, इसके पकड़ के लेके जाएंगे, तो अभी इससे 1 घंटा में पूछताछ करके हमको पता लग जाएगा, हम घर ला के छोड़ देंगे। मगर 1 घंटा हो गया, रात खत्म हो गई, दिन खत्म हो गया, कुछ पता ही नहीं लग रहा है। और नाज़रीन, उत्तर प्रदेश से अहम खबर है। यूपी में बुलडोजर कार्रवाई के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में समाअत है। सुप्रीम कोर्ट में दायर दरख्वास्त पर आज समाअत है। जमीयतुल उलमा हिंद ने बुलडोजर कार्रवाई पर रोक लगाने की दरख्वास्त की है। कानपुर, प्रयागराज समेत यूपी के मुख्तलिफ शहरों में बुलडोजर कार्रवाई हुई थी और इसी पर जमीयतुल उलमा हिंद ने बुलडोजर कार्रवाई पर रोक लगाने की दरख्वास्त की है। और सीधे रुख करेंगे हमारे साथी सुशील पांडे का। सुशील, बेहद अहम बुलडोजर कार्रवाई के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होना है, तफसीलात चाहेंगे। जी बिल्कुल हिना, यूपी में जिस तरह बुलडोजर की कार्रवाई की जा रही थी उसको लेकर जमीयत उलेमा हिंद की अर्जी पर आज सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। हालांकि न केवल यूपी में बल्कि मध्य प्रदेश में और जो अलग अलग राज्यों में बुलडोजर की कार्रवाई राज्य सरकार के द्वारा की जा रही है, जिसमें जहांगीरपुरी दिल्ली का भी नाम है, उसको लेकर फिलहाल अहम सुनवाई होने वाली है। हालांकि जमीयत की तरफ से पिछली बार सुनवाई के दौरान ये कहा गया था कि उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा एक विशेष समुदाय को टारगेट किया जा रहा है, लेकिन यूपी सरकार की तरफ से हिना अपना जवाब जो कोर्ट में दाखिल किया गया उसमें यह कहा गया कि जो भी कार्रवाई बुलडोजर के द्वारा की गई है उत्तर प्रदेश में वो तय नियमों के मुताबिक की गई है और जो फिलहाल उत्तर प्रदेश में बिल्डिंग और कंस्ट्रक्शन एक्ट है उसी के अंतर्गत तमाम लोगों पर कार्रवाई की जा रही है। हालांकि जमीयत की तरफ से यह भी हिना कहा गया कि जब किसी भी मामले में कोई आरोपी होता है और वो इस प्रकार के दंगे में शामिल होता है तो कार्रवाई विशेषकर एक समुदाय को टारगेट पे लेकर यूपी सरकार करती है। हालांकि यूपी सरकार की तरफ से जमीयत की इस दलील का विरोध किया गया और ये कहा गया कि जो भी कार्रवाई की गई
गई है वो नगर निगम के द्वारा जारी नोटिस के मुताबिक की गई है, चाहे वो कानपुर की बात करें चाहे वो प्रयागराज की बात करें। आज सुनवाई होने में ये देखना होगा कि जमीयत की तरफ से दलीलें क्या दी जाती हैं। न केवल उत्तर प्रदेश बल्कि मध्य प्रदेश में भी हाल ही में अभी देखा गया है कि मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा भी कुछ लोगों के घरों पर कार्रवाई की गई है। सुप्रीम कोर्ट के समक्ष मामला ये है कि क्या जिस प्रकार की कार्रवाई बुलडोजर के द्वारा राज्य सरकार के द्वारा किया जा रहा है क्या वो तय नियम के मुताबिक ही किया जा रहा है या फिर नहीं, और बुलडोजर की कार्रवाई को लेकर क्या शासन या प्रशासन एक तय समय पर बिल्डिंग के मालिक को नोटिस जारी करता है और या नहीं करता है, इसको लेकर एक आग विस्तृत सुनवाई होने वाली है। देखना बेहद अहम होगा कि जब इस पूरे मामले पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा तो तमाम राज्य सरकारों की तरफ से दलीलें क्या दी जाती हैं। जी सुशील, तो इस बेहद अहम खबर पर लगातार आपसे हम अपडेट लेकर अपने नाज़रीन तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल के लिए सुशील पांडे, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और यहां रुकना चाहेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। और अब खबर है बिहार की सियासत से। बिहार में एक बार फिर महागठबंधन की हुकूमत बनने जा रही है। आज 2 बजे नीतीश कुमार 8वीं बार वज़ीर आला यानी सीएम के ओहदे का हलफ लेंगे। वहीं तेजस्वी यादव नायब वज़ीर आला डिप्टी सीएम बनेंगे। मंगल के रोज नीतीश कुमार के साथ तेजस्वी यादव और महागठबंधन के रहनुमाओं ने बिहार में नई हुकूमत बनाने का दावा पेश किया। गवर्नर को भेजे गए खत में कहा गया कि 164 एमएलएज की हिमायत उन्हें हासिल है। तमाम पार्टियों और मेंबरान ने नीतीश कुमार को अपना लीडर भी तस्लीम कर लिया है। कि ये 2 सफेद झूठ, ये सरासर झूठ, और मैं तो चुनौती देता हूँ कि नीतीश जी बताएं कि अमित शाह जी ने आपको फ़ोन किया था कि नहीं किया था। और अमित शाह जी ने फ़ोन किया और जब उन्होंने नाम दिया आरसीपी सिंह का, तब आरसीपी सिंह मंत्री बनाए गए। और हमको क्या फ़र्क पड़ता है बीजेपी को उनके पार्टी का कौन मंत्री बनता है। तो बीजेपी ने जितना सम्मान दिया उतना सम्मान कभी उनको राजद कांग्रेस में नहीं मिल सकता है। आप अगर 96 से लेकर आज तक देखिए, चाहे अटल जी की सरकार हो या नरेंद्र मोदी की सरकार, तो बीजेपी ने जो उनको सम्मान दिया है और उस सम्मान के साथ जिस प्रकार से उन्होंने धोखा दिया है, वो करें कि हमारी पार्टी को तोड़ा जा रहा था। तो भाई हमको तो सरकार बनाने की 40 विधायक चाहिए। उनके पार्टी को अगर तोड़ भी देती बीजेपी तो सरकार क्या बन सकती थी, और हम क्यों तोड़ेंगे भाई। हमारे जब उनके 44-45 विधायक थे तब हमने उनको मुख्यमंत्री स्वीकार किया। तो अगर हम चाहते तो उसी समय कुछ कर सकते थे, लेकिन बीजेपी ने आज तक कभी भी अपने किसी सहयोगी को धोखा नहीं दिया। देखिए, शर्मिंदा होने के लिए इससे दूसरा कोई गोएबल्स की थ्योरी वो नहीं दे सकते। मुंह छुपाने के लिए राजनीतिक दृष्टि से इनके पास कोई शब्द नहीं है। ये न चिराग फार्मूला है न आरसीपी फार्मूला है, ये प्रधानमंत्री का महत्वाकांक्षा पर फार्मूला है। रोने का मन हुआ तो आंख में गड़ा खुट्टी कि 2017 में ये भतीजा राम ने ही पलटू राम कहा था तेजस्वी ने। इन्होंने ही कहा था कि ये जनादेश के ऊपर विश्वासघात है। इसलिए अपने बयानों को देख लें। और नीतीश कुमार किसी के बयान नहीं, किसी के एजेंडा नहीं, उनका अपना एजेंडा है मन में प्रधानमंत्री बनने का, और इसीलिए वो तेजस्वी के साथ गए। न कभी उनकी पार्टी तोड़ने में लगे थे, न उनसे को सम्मान देने में कोई कमी थी। जब भी मौका मिला हम लोगों ने तो पूरा सम्मान दिया, उनको बड़े भाई की तरह इज्जत दी। कभी भी उनके लिए कोई अपमान का शब्द हमारी तरफ से हमारे नेताओं ने नहीं कहा, बल्कि वो सीनियर लीडर के नाते हरदम सम्मान दिया। और जो विकास की धारा, विकास की गति, जो उद्योग के रास्ते पर बिहार तेज़ी से आगे बढ़ रहा था, जिसके बारे में खुद ही उन्होंने अपने मुखार बिंद से खुले कंठ से उद्योग विभाग की तारीफ की थी, ये तो जग जाहिर है। तो वो जो काम आगे तेज़ी से बढ़ रहा था उसमें व्यवधान आया, और हमारा नेतृत्व तो कह ही रहा था कि वो 2025 तक मुख्यमंत्री हैं, हम इकट्ठे चुनाव लड़ेंगे। और चलिए सीधे रुख करेंगे पटना से हमारे साथी अमरजीत शर्मा का।
अमरजीत, 8वीं बार आज सीएम के पद पर फिर से जाएंगे नीतीश कुमार। ये तो रही एक बात, क्या कुछ चैलेंजेस रहेंगे? क्योंकि जिन अपनों के साथ वो कल तक थे, आज वही अपने जो है उनके खिलाफ बयानबाजी करते नजर आ रहे हैं। जी, जाहिर सी बात है कि जो चैलेंजेस हैं वो नीतीश कुमार के लिए रहेंगे, क्योंकि जो है 7 पार्टियां मिल करके जो है ये महागठबंधन की सरकार बना रही है, और इसमें जो है जो 5 पार्टियां हैं उन्हें जो है सरकार में जगह भी मिलेगी, जिसमें नीतीश कुमार आज शपथ लेंगे और उनके साथ में जो है तेजस्वी यादव डिप्टी सीएम के रूप में शपथ लेंगे। तो 2 बजे का समय राज्यपाल ने दिया है, 2 बजे जो है शपथ लेने का समय है, और ये शपथ के बाद ही जो है मंत्रिमंडल का भी तय होगा कि कौन मंत्रिमंडल में रहेंगे, कौन नहीं रहेंगे, ये तय होगा। और साथ ही जो है ये चैलेंजेस रहेगा कि जो है जो मंत्रिमंडल जो है राजद के पास रहेंगे, जो मंत्रिमंडल जो है जेडीयू के पास रहेंगे, उसमें जो है किस तरह से काम होगा, और उसके लिए जो है अच्छे जो उम्मीदवार हैं, जो अच्छे मंत्री बनेंगे, वो जो है उस पे काम किस तरह से कर पाएंगे, ये चैलेंजेस रहेगा। उससे काम करवाने का चैलेंजेस रहेगा। साथ ही जो विकास की धारा चल रही थी, जो कई प्रोजेक्ट जो है जो चल रहे थे, उस प्रोजेक्ट में जो है जब चेंजेस आए हैं तो उसमें भी जो है थोड़ी बहुत व्यवधान तो आज का दिन काफी अहम रहने वाला है खुद बिहार की पॉलिटिक्स के लिए। लगातार अपडेट लेते रहेंगे। अमरजीत, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम तर जानकारी के लिए। खबर कर्नाटक से है। कर्नाटक में हालिया सियासी सरगर्मियों और बीजेपी के अंदर जारी खींचतान पर कांग्रेस ने तंज किया है। कांग्रेस के मुताबिक सीएम बसवराज बोम्मई के दिन बस गिनती के रह गए हैं, उन्हें कभी भी ओहदे से हटाया जा सकता है। कांग्रेस के मुताबिक कुर्सी के लिए तलवारबाजी भी शुरू हो गई है बीजेपी में। कांग्रेस ने यह पूछा है कि सीएम को बदलने की वजह बसवराज बोम्मई की इंतजामी नाकामी है या फिर बीएस येदियुरप्पा का गुस्सा है। कांग्रेस की जानिब से यह तबसरा बीजेपी रुकन असेंबली बी सुरेश गौड़ के उस बयान के बाद आया जिसमें उन्होंने कहा था कि पार्टी आला क़यादत वज़ीर आला बसवराज बोम्मई को हटाने के बारे में सोच रही है। हालांकि बीजेपी बोम्मई को हटाने की बात की तरदीद कर रही है। रऊफ का रुख करेंगे बेंगलुरु से। रऊफ, एक बार फिर कहीं ना कहीं कांग्रेस को मौका मिल गया है बीजेपी पर निशाना साधने का कर्नाटक में, तफसीलात चाहेंगे। जी देखिए, बीजेपी एमएलए सुरेश गौड़ा के बयान के बाद बीजेपी के खीमे में रियासती सियासत में एक हलचल सी दिखाई दे रही है। यहाँ पर सुरेश गौड़ा ने ये दावा किया है कि पार्टी आला कमान बसवराज बोम्मई को हटाने पर गौर कर रही है। तो इस बयान के फौरी बाद जो है कांग्रेस का रद्द अमल जो सामने आया है वो ये है कि बहुत जल्द जो है सीएम की तब्दीलियां, वजीर आला का अहदा बदलने वाला है। वजीर आला, एक नया वजीर आला यानी तीसरा वजीर आला आ सकता है, ये कांग्रेस का ट्वीट है। और उन्होंने कहा कि 40% कमीशन की जो सरकार चल रही है हर महाज में नाकाम हुई है, और इस बात को देखते हुए बीजेपी जो है इस पर खफा है। बीजेपी की आला कमान जो है वजीर आला से नाखुश है। लेकिन इसका जवाब देते हुए आज जो बयान आया है बीजेपी के एक सीनियर लीडर काबीना वजीर का जो बयान आया है, आर अशोक का बयान काफी अहमियत रखता है। आर अशोक ने कहा कि कांग्रेस पहले अपने गिरेबान में झांक कर देख ले। कांग्रेस ये पहले तय करे कि उनका कौन लीडर है, क्या उनका लीडर सिद्धरामैया है या उनके लीडर डीके शिव कुमार हैं। पहले कांग्रेस ये तय कर ले, फिर बीजेपी की जानिब इशारा करे। तो जी बिल्कुल, तो दोनों ही पार्टियां बयानबाजी में एक दूसरे पर सबकत लेने की कोशिश कर रही हैं। सियासत का रुख अब क्या रहेगा उस पर लगातार नजर बनी रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया रऊफ आपका तमाम तर तफसीलात के लिए। वहीं कर्नाटक के साबिक वज़ीर आला और सीनियर कांग्रेस लीडर सिद्धरामैया ने आरएसएस और पीएम पर हमला किया। उन्हें आरएसएस को आला जात की तंजीम बताया। सिद्धरामैया का कहना है कि आरएसएस शत्रुवन के निजाम पर यकीन रखती है जो आला जात का तसल्लुत वकालत करता है। उन्होंने आज़ादी की तहरीक में आरएसएस और बीजेपी के रोल पर भी सवाल उठाया। उन्होंने इल्जाम लगाया कि आरएसएस की जानिब से तिरंगे, कौमी तराने और आइन की मुखालिफत की गई थी। तो ये तंजीम कैसे मुहिब्बे वतन हो सकती है, मुहिब्बे वतन हो सकती है। सिद्धरामैया ने घर घर तिरंगा मुहिम को ड्रामा करार दिया। नाज़रीन, जम्मू कश्मीर से बड़ी खबर आपको दे दें। हर घर तिरंगा मुहिम के ताल्लुक से है। बारामूला टाउन में मुख्तलिफ इलाकों में
तिरंगा लहराया गया। तो अहम खबर, बेहद अहम, जम्मू कश्मीर से हर घर तिरंगा मुहिम के ताल्लुक से बारामूला टाउन में मुख्तलिफ इलाकों में तिरंगा लहराया गया। अहम खबर हर घर तिरंगा मुहिम के ताल्लुक से जम्मू कश्मीर से है। बारामूला टाउन में मुख्तलिफ इलाकों में तिरंगा लहराया गया। तो तस्वीरों में आप देख सकते हैं, ये ऐसा तारीखी लम्हा है जिस पर सभी को फख्र है। हर घर तिरंगा लहराया गया। वर्ल्ड्स इंडिजिनियस पीपल्स के आलमी दिन की मुनासिबत से ट्राइबल डेवलपमेंट पॉलिसी और चैलेंजेस के उन्वान से ऑनलाइन सेमिनार का एहतमाम किया गया। इस सेमिनार का एहतमाम इन माइंड सोसाइटी और एंथ्रो इंटरनेशनल के बाहमी इश्तिराक से हुआ। इस सेमिनार में कबायली लोगों की तरक्की, पॉलिसीज़ और उनके चैलेंजेस पर तवज्जो मरकूज करते हुए एक्सपर्ट्स ने तबादला ख्याल किया। सेमिनार में जम्मू कश्मीर ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट से वाबस्ता ओहदेदारों, मकामी लोगों, सिविल सोसाइटी, सरकारी अफसरान और रिसर्च स्कॉलर्स ने शिरकत की। समाजी कारकुन और पॉलिसी रिसर्चर इरफान अली बंका ने शुरा का इस्तकबाल किया। Indigenous peoples in nearly all countries remain the most vulnerable health category. They have significantly higher rates of diseases than their non-indigenous counterparts, high mortality rates, and lower life expectancies. Contributing factors such as poor nutrition, lack of access to sanitation and clean water, and inadequate medical services contribute to the increased mortality rates from COVID-19. Take time to materialize. जब अगर जीरो पे थे, स्टार्ट नहीं हुआ था, विद इन ए पीरियड ऑफ 1 ईयर यहाँ तक पहुंच सकते थे या यहाँ भी नहीं पहुंच सकते थे, किसी लेवल तक जा सकते थे जहां तक इसको लेके आए। अभी हाल ही में लास्ट 1.5-2 महीने पहले ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट ने एक MOU साइन किया IIT जम्मू के साथ, बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी राजौरी के साथ। उनका टोटल वर्क यही रहेगा, ट्राइबल चेयर एस्टैब्लिश करनी। तो कैसे चला और उनके साथ साथ बाकी चीजें जैसे उसके हेल्थ है, एजुकेशन है, जैसे उसकी लाइवलीहुड के साथ चीजें जुड़ी हुई हैं, वो कैसे उसके साथ जो है वो माइग्रेट करेंगी और सरकार कैसे उसके साथ साथ चलेगी, उसके वे ऑफ लाइफ को डिफेंड करते हुए, उसके कल्चर को डिफेंड करते हुए। अगर आपको इनको डेवलप करना है तो उनके वे ऑफ लाइफ, उनकी पूरी चीज, उनकी जानकारी करते हुए उनको डेवलप करने की बात। तो आज की ताज़ा खबर में फिलहाल इतना ही। आदाब।